हसन नाज़रीन कराम, आज जिस शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने लगा हूँ उसका तारफ़ कराना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। आपकी आसानी के लिए अगर मैं ये कह दूँ कि मैं एक बागी और बेबाक शख्स का इंटरव्यू करने लगा हूँ तो आप समझ जाएंगे इससे मेरी मुराद क्या है। ये दो लफ्ज़ जहाँ इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं इस मुल्क में तो सबको मालूम है कि ये जावेद हाशमी के लिए होते हैं, लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये है कि ये मैं ना उनको बुज़ुर्ग सियासतदान कह सकता हूँ। मेरे लिए तो एक नौजवान सियासतदान के तौर पर मैं उन्हें पहचानता हूँ, जानता हूँ। हमने शायद कैरियर इकट्ठे शुरू किया, मैंने सहाफ़त का, उन्होंने सियासत का। यूनिवर्सिटी में हम तकरीबन इकट्ठे थे, 2-1 साल में आगे होंगे। उनको सेक्रेटरी बनते देखा पंजाब यूनिवर्सिटी का, सदर बनते देखा, मार रोड पर मुजाहरे करते देखा, हुकूमत को ये कहते देखा कि जावेद हाशमी हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टना चाहता है। और फिर वो ये देखा कि वो एक पार्टी में शामिल हुए तहरीक-ए-इंसाफ में, और वो पहले शख्स थे जो ये कहकर अलग हुए कि इनका एजेंडा कुछ और है, इनके बाद में कुछ और है। जो तो दिन पहले उनसे बातें हुई तो उन्हें हम अपनी कुछ तहरीरों का हवाला दिया और मुल्क की जो सूरत हाल बदल रही है, खित्ते की सूरत हाल बदल रही है, उसके हवाले से कुछ बातें की। वो बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, बड़ी अहम थी, हमारी नज़र में नहीं थी। और इस वक्त कम से कम हम बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं कि 30 साल पहले भी किसी ने लिखा हो और ये नज़र में हो कि फ़लाँ ने उस ज़माने में ये बातें की थी। वो बातें भी मुल्क के हालात क्या हैं, सूरत हाल क्या है, उन्होंने क्यों सारी हालात बदलें और आज वो इस मुल्क की सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, इस बात पर हम गुफ्तगू करेंगे जावेद हाशमी साहब के साथ। और अगर मैं उनको सिर्फ नाम से ही पुकारूं, जावेद हाशमी कहकर पुकारूं, तो आप बुरा ना मानिएगा। हम उन्हें इसी नाम से जानते हैं, मखदूम जावेद हाशमी, या किसी और नाम के साथ मेरे लिए पुकारना इसलिए मुश्किल होगा, जिसका मतलब होगा मैं तकल्लुफ़ कर रहा हूँ, मैं उनसे बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जावेद हाशमी साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। मुल्क अल्लाह का के करम है, बिल्कुल ठीक हूँ। मुल्क के हालात कैसे हैं? मुल्क के हालात, मैं चूँकि हमेशा खुशफहमियों के अंदर मुब्तला रहा हूँ, लेकिन आज के हालात जो सामने नजर आते हैं वो तो दिगर गूं नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक नया पाकिस्तान जो कायद आज़म ने बनाया था, वो आज उसका असल जो रंग और रोगन है वो कौम के सामने खुल के पेश आ रहा है। और पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह अच्छे हैं, अच्छे तरीन हो जाएंगे, 1-2 साल से ज़्यादा नहीं जाएंगे। और इसके लिए मैं अब पहले भी अपनी किताबों में, जैसे कि आपने फरमाया, वहाँ मैं लिखता रहा हूँ। 30 साल पहले जो बातें मैं करता था वो आज हो रही है। तो पाकिस्तान मुश्किलात से इंशाल्लाह निकल के एक बहुत ताबनाक मुस्तकबिल लेकर इसका सूरज उभर रहा है और वो इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, आप पहले शख्स थे जिसने तहरीक इंसाफ से अलग-ऐलान कुल्लम कुल्ला और डंके की चोट और साफ बता के वजह क्या है और असेंबली में आकर इस्तीफ़ा देकर ऐलान किया अलहदी का। क्या नज़र आ रहा था आपको उस वक्त? अगरचे आप कई बार बयान कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त आप अगर बयान करना चाहें कि नज़र आ रहा था कि ये लोग इस तरह के एक फाशिस्ट टेंडेंसीज के साथ आगे बढ़ेंगे? मीर साहब, आप एक कोना मशक सहाफ़तकार भी हैं और तजिया निगार भी आपसे बढ़कर कोई और है ही नहीं। तो आपने मुझे भी आप जानते हैं कि मेरा एक मसला ये है कि मैं चीज़ों को देखता हूँ, अगरचे उस वक्त मुश्किल भी हो, लोग बिलीव कर रहे हो ना कर रहे हो, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ जिन चीज़ों को, उसका आधार न करता। ठीक है। उसमें मैं अपनी उसके आधार के लिए मैंने वो देख के ये कुछ किया। देखना, तहरीक इंसाफ जो
पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल का एजेंडा नहीं था, वो सिर्फ इक़्तिदार का और नवाज शरीफ को निकाल बाहर फेंकने का एजेंडा था। मैं उसका हिस्सा कैसे बन सकता था? तो मैंने उसी वक्त कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को भी छोड़ता हूँ, असेंबली की सीटें भी छोड़ता हूँ और मैं बाहर के लिए निकल के आ गया। अच्छा, अब आप क्या महसूस करते हैं कि क्या आप जो नक्शा आप खींचते हैं कि खित्ते की सूरत हाल बिल्कुल बदलने वाली है, चीन का भी, अफ़गानिस्तान का भी, इंडिया का भी, चीन, ईरान और सऊदी अरब, इनके बिल्कुल अलग से रोल देखते हैं जिसका आप तज़किरा करते रहें, क्या नज़र आता है आपको? क्या बदलता हुआ हालात दिखाई देते हैं आपको? मीर साहब, आपने जो जिक्र किया है उसमें आज के दिन की खबरें पढ़ें। आज आपका कमांडर इन चीफ जो है वो ईरान में बैठा, और इसका जो बैकग्राउंड मैंने 30 साल पहले लिखा, वो अब चीज़ें जो नक्सल है वो तो सामने आ रहा है। सऊदी अरब और ईरान का जो हो चुके हैं। मैंने मैं बागियों में भी जिक्र किया और दूसरी किताबों में उस वक्त भी कि ये खित्ता, ये जो है पाकिस्तान, दर हकीकत हमारी शारक कश्मीर है, लेकिन पाकिस्तान जो है इस खित्ते की शारक बन गया है। पूरे एशिया की शारक जो है वो पाकिस्तान है। इसको जितना वो महफूज बनाएंगे, जितना उसके लिए वो इधर रुख करेंगे, तो वो मुल्क भी तरक्की पे पाएंगे। देखें, जो रूस की बात है, मैंने वो भी लिखा कि रूस जो है एक दिन इसी ब्लॉक में होगा जो मैं कहता था और ब्लॉक उभर रहा है, और इंडिया भी मजबूर होके वो भी इस ब्लॉक में आएगा, और वो आज हो रहा है। चाइना जो है, आप देखें कि चाइना और इस्लामी ममालिक पहले मरहले पे मैंने लिखा कि ये इकट्ठे हो जाएंगे। वो आज सारे इस्लामी ममालिक शमूल तुर्की के वो इसमें आके खड़े हुए हैं। और दूसरे मरहले पे मैंने कहा था कि ये रूस और उसके ममालिक को भी इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि देखें वो उसको जो अमली शिकल बन रही है। आज के दिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ईरान की पाइपलाइन हमारी सरहदों पर पहुंची हुई है। तो हम इंडिया को ना पहुंचाएं 2 साल के अंदर तो हमें 18 अरब हमें जुर्माना लगेगा, वो हमने पहुंचानी है। इसी तरीके रूस जो है उसके तेल के जहाज यहाँ पे खड़े हैं, उसका यूरोप से एक तरीके से वहाँ 3 जो मुंजमद समंदर हैं, 9 महीने तो वो रूस बंद हो जाता है। उनकी 400 साल से नजरें थी कि वो गर्म पानियों तक पहुँचे, लेकिन उनके भी रुकावटें थी और वो यहाँ हाकिम बन के आना चाहते थे। हमने कहा नहीं, अगर आना है तो पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान ने जंग लड़ी, उसके नुकसानात भी पहुँचे। ज़ियाउर की पॉलिसियों से आप इख्तलाफ जितना भी करें, लेकिन वो खड़े हो गए कि हम इस तरीके से बलूचिस्तान पे कब्जा करके गवादर तक रूस को नहीं पहुँचने देंगे। अगर आएगा तो हमें उसका राहदारी का जरिए आएगा, कुछ देगा तो फिर कुछ लेगा। इसी तरीके से आप चाइना के सारी सूरत से हालात आप देख लें। रूस तो अब अज़रबैजान और सारे डेजर्ट गोबी में 500 साल के आपके ज़ख़ायर मौजूद हैं, रोटी पड़ी हुई है, उसका दरवाज़ा भी गवादर भी आके खुलता है। इंडिया और चाइना 2 बड़ी सनती मुल्क बहुत बड़े बन गए, वो बराबर तरक्की कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन उन्होंने घर में तो नहीं रखनी, आखिर मार्केट में लेके आना है। रास्ता क्या है? दोनों का पाकिस्तान है, रूस का रास्ता पाकिस्तान है, ईरान का, सऊदी अरब का ज़मीनी रास्ता पाकिस्तान है। तो इसलिए
पाकिस्तान जो है वो आने इस 2 सालों के अंदर, मैंने जो 30 साल पहले कहा था, अहम बात यह है कि 30 साल पहले मैंने क्यों कहा, सिर्फ कुछ जज्बाती हो कि मैं नहीं लिख रहा था। मेरी नजर थी कि आना वाला दौर जो है ये तरक्की का दौर है। इसी खत्ते का दुनिया से आधी से ज्यादा आबादी जो है वो पड़ी हुई है इसी जनूबी एशिया में। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप गिन लें, आधी आबादी एक जगह पे हो और उनके बॉर्डर जो है स्ट्रिक्ट हो जाए, नहीं रह सकते। ये सब बॉर्डर जो है ये मेल्ट हो गए हैं। जब मेल्ट होंगे तो कश्मीर के ऊपर भी इंडिया का वो जालिमाना कब्जा रह नहीं जाएगा। जब उसे 10 दफा पता होगा कि हमारी तरक्की 8 गुना बढ़ती है पाकिस्तान से रास्ते लेकर, तो उसको रास्ते देने भी पड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर को भी इंशाल्लाह इसी 2-4 साल में उनका वो बात सबसे पहले मेल्ट वो भी हो जाएगा। ये है मेरी थोड़ी सी सोच जो मैं ठीक मुझे आपकी ये बात मैं समझ गया, लेकिन मुझे अब ये बताइए कि अब हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, IMF से अभी फौरी तौर पे हमें कर्जा भी लेना पड़ा है, हालात भी ऐसे हैं। अब एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाह रहे हैं, माइनिंग को करना चाह रहे हैं, IT को करना चाह रहे हैं, मवेशी बानी को करना चाह रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट इधर उधर से मिल रही है या मिल सकती है, ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ हम करना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत में आप मुल्क का सियासी नक्शा क्या देख रहे हैं? क्या वही जो डेमोक्रेसी का नारा था वो चलेगा? क्या कोई मार्शल आर्ट तो अब नहीं आ सकता, तो क्या चलेगा? बहुत से काम तो फौज कर रही है इस वक्त भी, तो क्या लगता दिखाई देता आपको? आप बैठे हुए हैं मुल्तान में, हमें कोई रहनुमाई तो करें ना जी। मैं समझता हूँ कि हमारी फौज की अहमियत बहुत बढ़ गई है तरायत में भी, तमाम चीजों में। और ये अगर 8 लाख है तो 8 लाख और भर्ती करने पड़ेंगे। जो चाइना जो पैटर्न दे रहा है उसके लिए ये भी प्रोडक्शन देने वाली फौज बन जाएगी। इसलिए इसकी कुव्वत को बढ़ाना होगा, हमारी ताकत है। यानी पीपल्स आर्मी बनाना होगा इसे, उसी तरीके से नहीं, उससे कम सही, लेकिन फौज के पास जो डिसिप्लिन अब तक रहा है, तो जो हमारी दूसरी कुव्वत है उस डिसिप्लिन को भी तोड़ना चाह रही हैं। उसको भी, इसके लिए मैं देखता हूँ कि जो आसिम मुनीर है, मैं पहली दफा समझता हूँ जो मुझे कि उसने स्टैंड लिया है। वो बनने के बाद चाइना गया है, सऊदी अरब गया है, अब ईरान जाके बैठा है, अमेरिका वो नहीं गया। क्योंकि अमेरिका की जो ताकत है वो पीछे हट रही है। उनकी वो जो दीवार हमारे दरमियान में बना हुआ था, हमारे बॉर्डर्स के अंदर वो दीवार वो हट गई है। और लड़ाइयाँ यहाँ होनी नहीं है। सारे जो मुल्क हैं हर एक के पास एटम बम है या पूरी सलाहियत से एटम बम की है। तो इस एशिया के अंदर जो रूस आएगा उसकी मजबूरी है, वो यूरोप के साथ नहीं चल सकता। तो ये हमारी फौज ताकतवर फौज है, तो पाकिस्तान का अभी तक इज्जत भी है, मकाम भी है। मैं कभी इस फौज के खिलाफ कभी नहीं बोलता। मैं समझता था कि जो एक हायरार्की है वो ज्यादा से ज्यादा एक इक़्तिदार के जिन जर्नलों ने खेल खेला उन्होंने हमें पीछे कर दिया, सदियों पीछे कर दिया। वो यूब खान साहब हों, वो याहिया खान साहब हों, और ज़िया-उल-हक साहब की मैं बहुत सी बातों को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद उससे भी हमारे मुल्क पीछे गया। फिर परवेज़ मुशर्रफ है, फिर बाजवा साहब हैं। तो इन चीज़ों से हमें पीछे धकेला गया है। उनके खिलाफ मैं बोलता रहा हूँ, हमारे साथ होते थे। आप देखते हैं कि भुट्टो साहब के दौर में क्या होता रहा। हनीफ रामी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान क्या हमारी पीपल पार्टी का पाकिस्तान की हुकूमत का तख्ता वो पलटना चाहता है जवेद आशमी। मैं उसका तख्ता तो उनका नहीं पलट रहा था। मैं कहता था कि वो भी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत लेके आएंगे तो वो भी जिंदा रहेंगे,
हम भी जिंदा और पाकिस्तान भी जिंदा रहेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। हाजी साहब, मैं थोड़ा सा एक वक्फा लूँगा, वक्फे के बाद बात को यहीं से जारी रखते हैं और आपसे अब मालूम करेंगे कि इस वक्त हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि फ़ौज का अहम किरदार और पाकिस्तान का अहम किरदार खित्ते में और पाकिस्तान के अंदर फ़ौज का अहम किरदार इस मुल्क को आगे ले जाने में बनता जा रहा है और आप इसकी तरफ इशारे करते रहे माजी में, किताबों में भी, अपनी तहरीरों में भी, और उस किताब में ख़ास तौर पर जिसको आप बागी के नाम से हम लोग आम तौर पर लोग जानते हैं और जिसका फ्लैप भी लिखने का, एक फ्लैप लिखने का एजाज़ मुझे भी हासिल है। इसलिए मैं आपसे बहुत से सवालात और भी पूछूंगा, लेकिन एक वक्त के बाद ये भी पूछूंगा कि आप अब क्या सियासत करना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे, आपके ख़ानदान में से कुछ लोग लड़ेंगे, आप बैठ के उसका उनको आगे करेंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी, खित्ते की सियासत क्या है और इस सियासत का मुल्क पर क्या असर होने वाला है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम जैसा कि मैंने कहा कि हम मालूम करना चाहेंगे कि अब फौरी तौर पर जो हमारी सियासी नक्शा बन रहा है, जो सूरत हाल बन रही है, जिसमें पाकिस्तान भी इम्पॉर्टेंट है खित्ते में और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज भी इम्पॉर्टेंट है इस खित्ते में, तो आपको क्या होता दिखाई देता है अब इस वक्त? ये जो नक्शा बनता दिखाई देता है, क्या नज़र आता है आपको? देखिए मैं समझता हूँ कि मैं दूर से बैठ के देखता हूँ, असेसमेंट जो मेरी हो सकती है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन की बात तो मैं कह नहीं सकता। मेरी असेसमेंट भी हैं तो मेरी 30 साल पहले की सी वो आपने यहाँ पे मुझसे पूछा, वो मैंने बता दिया। लेकिन जो मैं आपसे यही अर्ज कि आने वाले दौर में मैं तो मुस्लिम लीग नून का नहीं करूँगा, ये बगाव से मैं निकलता। दूसरा, मेरे ख़ानदान के लोग भी तैयार हैं, वो भी सियासत में हिस्सा लेंगे, लेकिन इससे पढ़ के हमें ये ज़ाती इंतखाबात से हट के जो सोचने की बात है कि अभी तक तो जो तहरीक इंसाफ ने जो गदलापन किया है, वो मुआशी से ज़्यादा पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरात पैदा कर दिए उन्होंने। हम 20-30 साल पीछे चले गए हैं। हमें आज फिर आसिम मुनीर के किरदार को और फौज के किरदार की बातें करनी पड़ रही हैं, तो हमें 15-20 साल उन्होंने पीछे कर दिया है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर अभी जान नहीं है, ताकत नहीं है, फिफ्टम्स हैं, लीडर जो हैं वो हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो तो हैं। इसमें तहरीक इंसाफ का चेयरमैन भी है, इसमें आशिफ साहब भी है, इसमें आसिफ जरदारी साहब भी है, इसमें ANP भी है, JUI भी है, मुतज़िमा साहब भी हैं, लेकिन उन पार्टियों की हैसियत अपने आप को वो क्लेम ही नहीं कर रहे कि हम तमाम सूबों में लड़ेंगे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये पार्टियों को बहुत पीछे कर दिया गया और वो फौजी जो हुकूमतें बनी थी उन्होंने इनको जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। इसलिए वो हम फौरी तौर पर कह दें कि कोई बहुत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी, नहीं अभी नहीं आएगी। लेकिन आप ये कहेंगे कि हम जो पीछे जो एजेंडा आ रहा पाकिस्तान के लिए, इंडिया सबसे पहले जब बना था उन्होंने पहले शुरू की कोशिशें मुज़ाकरात वगैरह भी अपने पहली दहाई में, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि हमने अमेरिका और उनको चुन लिया। उन्होंने जहाँ हमें खड़ा किया हम उनके लिए कुर्बानियाँ देते रहे, लेकिन अब फिर इंडिया ने वो चले गए मोदी साहब एक्सट्रीमिज्म की तरफ। कांग्रेस जो है वो उससे ये एक्सट्रीमिस्ट लोग आ गए जो अब हमें मुसलमानों को वहाँ जीने नहीं देते। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक नक्शे में ये मुल्क जो बुरा था उसका सही मकाम सोचा था कायदे आज़म ने। हम लोग जो है मैं
मैं समझता हूँ जितना हम मुसलमानों में, जितने हम हमारी कौम हिंदुओं से तालीम में पीछे थी, मईशत में पीछे थी, कारोबार में पीछे थी। कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो यहाँ एटम बम भी बन रहे हैं, यहाँ पे हमारा एंटरप्रेन्योर भी बनता जा रहा है। लेकिन ये चीजें बैठते बैठते सदियां लग गई। ये अफसोसनाक सूरत हुई। जो कायद आज़म की मेहनत थी हम उसको खराब कर रहे थे, तो आज वो मेहनत भी अपना रंग ला रही है। हम देखें बांग्लादेश को यहाँ से गुजरना पड़ेगा, और जो ये वो तो बांग्लादेश वाले कभी हमसे अलग नहीं होना चाहते थे। वो भी हमारी फौज की और सियासतदानों की गलत फैसलों ने उनको हमसे अलग किया। लेकिन आज फिर तमाम का रुख इधर ही है। जब रोड टू मक्का बन रही है तो इसलिए ये चंद दिनों की बात है, चंद और कोई सदियों की बात अब नहीं रहेगी। पाकिस्तान का फ्यूचर ताबनाक है और दराज है, और उसके लिए हमें छोटी छोटी चीजें अभी कई लड़े इंडिया के हमारे दरमियान भी ये फ्रीडम, और इनके मैंने किताब में भी लिखा है कि ये लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी, कारगिल भी हो जाएगा और कोई हो जाएगा, क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये बातें जो अभी तक वो कर रहे हैं ये उनका छोटापन होगा। लेकिन जितनी प्रोडक्शन है चाइना की, इंडिया की, सब वो उसको कहाँ ले जाएं। अगर पाकिस्तान आएंगे वाघा से तो मॉस्को तक पहुंच जाएंगे, वो लंदन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सेंट्रल एशिया को पहुंच जाएंगे, मक्के तक पहुंच जाएंगे। अब आप 2 साल के अंदर अगर 12 घंटे के अंदर मक्के के अंदर पहुंच सकेंगे, हमारे इंडिया की तरफ बॉर्डर जो है दिल्ली कोई दूर तो नहीं है ना। कायदे आज़म के मंसूबे के मुताबिक बनता पाकिस्तान तो वो पूरा पंजाब होता और दिल्ली भी तो इधर होता, लेकिन वो ना हो सका। लेकिन अब तो दिल्ली खुद दरवाजे खोल रहा है। दिल्ली कितना दूर है? मुल्तान से इस्लामाबाद भी 500 मील किलोमीटर ज्यादा। तो उसी तरीके से यहाँ से जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से दिल्ली 420 मील है। मैं दिल्ली रोड पे बैठा हूँ तो ये फासले हम नहीं मिटते, वो बिठा के मिनटे करके आएंगे और ये तमाम रास्ते खुलेंगे। एक और दुनिया होने वाली है, मैं तो उसके ख्वाब देखता हूँ। आप मुझे पूछ रहे हैं कि हमारे मुल्क की सियासत क्या होगी, इसमें अभी तक भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। लेकिन अब अगर उन्होंने सोचा है कि ये जो 9 मई को हुआ है ये हमारे मुल्क के लिए बहुत काबिल शर्म बात है। ठीक बात, वो काबिल शर्म है। ठीक बात है। हम एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन कराम। अब देखिए, हम बात ये है कि जावेद आशिफ ये कहते हैं और दुरुस्त तौर पे कहते हैं कि 9 मई ने हमें 30 साल पीछे ले गए हैं और कम से कम उसको लगेंगे 10-15 साल उस सारे फासले को तय करते हुए। और इस पूरे अरसे में फ़ौज को एक अहम रोल अदा करना है और हमें इस रोल को एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ जमहूरियत कह के हम सियासत करेंगे, मेरे ख़ानदान के लोग सियासत करेंगे, सब लोग सियासत में आएंगे, हम मुस्लिम लीग में हैं, मुस्लिम लीग ही रहेंगे, सब कुछ वैसे चलेगा। लेकिन लड़ाइयाँ भी रहेंगी खित्ते में, एक दूसरे के साथ रहेंगी, लेकिन एक नया नक्शा बनता दिखाई देता है। हमें मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए और उस पाकिस्तान के लिए जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था, अब कुछ करना है। सिर्फ नारे नहीं लगाने के, नारे लगाकर हम लोगों को बातों में लगाए रखें और पाकिस्तान को जो हम ख़राब करते आए हैं मज़ीद ख़राब करते जाएं। एक वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, अब हम कोशिश करते हैं कि मसले को हल करें, कंक्लूड करें। पाकिस्तान, कायदे आज़म का पाकिस्तान जावेद हाशमी साहब की नज़र में कैसे बन सकता है लम्हा मौजूद में, जहां अब हम खड़े हैं। ख्वाब देखना छोड़ दें, ऐसे नारे लगाना बंद कर दें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो है क्या होने वाला है, क्या अच्छा आप कैसे कंक्लूड करेंगे अपनी इस गुफ्तगू को? मेरे साहब, मैं समझता हूँ वो ये नहीं है कि फौज जो है वो आगे बढ़े,
उसके आपने सर्टन एरिया और उसके अंदर उनको बढ़ना भी चाहिए। ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर फौज के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगी। ठीक है। हम अपनी फौज को ज़्यादा अजीम समझते हैं, ताकतवर समझते भी हैं और उसको देखना भी चाहते हैं। वो इसी तरीके से यानी आने वाले दौर में जमहूरियत को पनपने में भी मदद देने पड़ेगी उन्हें, क्योंकि उसी सूरत में पाकिस्तान का वकार होता है और पूरी दुनिया को पाकिस्तान का वकार भी अब अजीज होता जाएगा। हमें तो है ही है। तो इसलिए वो फौज का रास्ता हम ना रोकना चाहते हैं, ना फौज हमारा रास्ता रोके, लेकिन जो जोन्स हैं काम करने का ज़रूरत पड़ती है, फौज उससे आगे बढ़ के तैयार है भी और होनी भी चाहिए। एक तो ये होगा, ये जो मैं ठीक है। कह रहा हूँ ये होगा। दूसरी बात ये है कि हम जब ये चीज़ों को देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान के अवाम जो है वो जितनी मुश्किलात घिरे हुए हैं, वो है मईशत, वो है रोटी का मसला। सबसे अहम तरीन चूँकि रोटी का मसला है, हम आज लोन मांगने जाते हैं एक दरवाजे पे, हमारा वजीर आज़म हम वो नहीं वो उठा के जाता, वो कशकोल हम सबका कशकोल होता है। जब हमारे अंदर इज्जत नफ्स आती जाएगी हालात के साथ साथ, तो पाकिस्तान के अंदर हमें फिक्र नहीं होगी, इंडिया को भी ये फिक्र नहीं होगी कि मैं डोमिनेट करूं पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को फिक्र नहीं होगी कि हम डोमिनेट करें इंडिया पे। हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो हमारे ये सरहद हैं, उन्होंने ही हमें बालातर कर दिया है। अब ईरान और तुर्की और सऊदी अरबिया हम इस्तांबुल में जाते थे, आज सब लोगों को हमने इकट्ठे करते जाना है। और इस तरीके से हमारे मुल्क की मुआशी तरक्की भी होगी, सियासी भी, मुआशरती भी, ये चीज़ें चंद दिनों के अंदर हमारे सामने खड़ी होंगी। ये है दूसरा मरहला। तीसरा ये है कि जंग के जो हम समझते हैं कि जंगें होगी, और जंगें उनको हमें लड़ानी भी नहीं चाहिए, उन्हें खुद भी नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि हमारी फौज भी उससे बिखर जाएगी। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है, फौज और कौम और सियासतदान और अदारे ये सब यकसू होके पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कोशिश इकट्ठे हो जाए, तो उसमें हमें कोई पार्टी मर्ज करे, कोई आगे आए कोई पीछे आए, और को जरूरत न पड़े कि वो किसी को रोक के, ये भी जरूरत न पड़े तो किसी को आगे ले इस फौज की जंग को से भी फौज को बचाना है हमने, उनको अपने प्रोफेशन में आगे लाना है। और उसके अंदर एक बात है कि इस हिसाब का निज़ाम सबसे अहम तरीन होगा और तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं है, ये चंद दिनों की बात है। तो सियासतदानों को क्या करना चाहिए अपनी इस अरसे में? सियासतदानों को अपनी पार्टियों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सियासी जमातों को एक तो ऑर्गेनाइज करना चाहिए, दूसरा उससे अहम बात यह है कि वो पार्टियों को जमहूरी तो बनाए, वो जमहूरियत तो वहाँ तो लाए, वहाँ तो जमहूरियत से पौधा लगता ही नहीं है, लगते ही वो भी उखाड़ के फेंक दिया जाता है। इस सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत अगर नहीं होगी तो हम फौज को कहेंगे अपने तुम जमहूरियत लाओ, पहले हम तो जमहूरियत लाए। इस वक्त कोई पार्टी मुकम्मल तौर पर जमहूरी ढांचा नहीं रखती, वो अगर नहीं रखेंगे तो वो पाकिस्तान के रास्ते को खोटा करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता लोगों की जो गरीब लोग जो भूख के मारे हुए हैं, जो महंगाई में चले जा रहे हैं, उनका रास्ता रोकेगी। इसलिए मैं सियासी जमातों को कहूँगा सबसे पहले अपनी पार्टियों में जमहूरियत लाएं, जो लोगों को नजर आए कि ये पार्टी है और ये जमहूरियत हमारे अंदर है,
तो वो फिर मुआशरे के भी अंदर भी आए, फिर फौज के अंदर भी आए, फिर जाके मुल्क आगे चले। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद हाशमी साहब, आपने बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू की और हट के गुफ्तगू, जिस बात आमतौर पर हमारे लोग कहा करते हैं, एक पॉपुलर मुहावरे के तौर पर कुछ बातें कहा करते हैं, आपने उसके हट कर बात की और कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हमें किस किस अदारे को क्या क्या रोदा करना है और ख़ित्ते में हमारी अहमियत क्या है और इस अहमियत को कैसे उजागर करना है, कैसे अपने मुल्क को एक ताकत बनाना है और इस ताकत के ज़रिए से उस पाकिस्तान को ज़िंदा करना है जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था और कायद-ए-आज़म के बाद हमारी नस्ल ने भी देखा था और वो अभी तक ख्वाब देखती आ रही है और उसी ख्वाब में ज़िंदा है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।